नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अगले साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले चौधरी बीरेन्द्र सिंह एक बार फिर से बगावती तेवर दिखा रहे हैं। बीरेन्द्र सिंह 2 अक्टूबर को जींद में एक रैली करने वाले हैं, जिसके लिए बाकायदा पिता पुत्र यानी कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर न केवल न्योता दे रहे हैं बल्कि बयानबाजियां भी इस पर हो रही हैं। बीरेन्द्र सिंह पहले ही ये कह चुके हैं कि जींद के पिछड़ेपन का दोष उन्हें झेलना पड़ता है। कोई सी भी पार्टी हो, उन्होंने जींद का विकास नहीं किया। अब ब्रजेंद्र सिंह ने भी गठबंधन को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी से अपना पल्ला नहीं झाड़ती है तो बीजेपी को आने वाले समय में इसका नुकसान होगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या पिता पुत्र की इस बयानबाजी के मायने क्या है। का तो उद्देश्य सिर्फ जो 2 अक्टूबर को मेरी आवाज सुनो के नाम से जींद के एकलव्य स्टेडियम में जो रैली है चौधरी बीरेन्द्र सिंह के साथियों द्वारा जो की जा रही है, उसी का निमंत्रण देने के हिसाब से वो रैली की जा रही है। इस पर निर्भर करेगा कि लोग उस रैली को कितना कामयाब करेंगे, मैसेज उसके बाद जाएगा। जितनी चलगी बथेरी है, अब जितना जल्दी पीछा छुड़ा लें तो हमारी पार्टी का कुछ भला हो जाएगा, नहीं तो जो है वो सबके सामने। कि वह तो पार्टियों की रैली थी, ये आपकी है, बीरेन्द्र सिंह के साथियों की, बिना पार्टी की। और बात ऐसी कर दूंगा उन्हें कि जो आगा कोता होगा भाई, लट काट दिया भाई, लट कटेगा जब जो घड़िया होगी ना तो मैं चुप करूँ। हाँ, कदे न्यूज हो तो आदमी भी थोड़े जावे, लट भी गाड़ा पावे ना। तो चौधरी बीरेन्द्र सिंह की रैली और सांसद ब्रजेंद्र सिंह के बयान को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से भी हम लोगों ने बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। राजनीतिक माहौल जो है, सरगर्मियां जो हैं वो इस वक्त हरियाणा में बढ़ चुकी हैं, जैसे जैसे चुनाव लगातार नज़दीक आ रहे हैं और ऐसे में अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान रोजाना देखने को मिल रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, गठबंधन सरकार को लेकर विपक्ष तो हमेशा से सवाल उठाता आया ही है, लेकिन हाल ही में बीजेपी के जो सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनका भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सरकार को ये जो गठबंधन है इसे तुरंत तोड़ देना चाहिए, ये गठबंधन जो है आगे इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो अब जब आपके ही बीजेपी के ही लोग इस तरह की ये बात कर रहे हैं तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये निर्णय लेना ना तो किसी सांसद का अधिकार है, ना किसी विधायक का, ना किसी मंत्री का। तो ये अधिकार तो जो है हाईकमान का है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो निर्णय लेंगे। ये मैं तो निर्णय लेने वालों में नहीं हूँ, ना दूसरा कोई निर्णय लेने वाले में, तो ये उन्हें फैसला करना। हाँ, ये बात सही है कि जब सरकार बनी थी तो सरकार जो गठबंधन हुआ था वो सरकार चलाने के लिए आया था, सरकार बनाने के लिए गठबंधन आया था। लेकिन भविष्य में इसकी क्या स्थिति रहेगी, इसका निर्णय हाईकमान को करना। तो जो भी हाईकमान निर्णय करेगा वो सब मानेंगे। मतलब चौधरी बीरेन्द्र सिंह के तो बगावती सुर हैं ही, लेकिन उसके बाद अब उनके सांसद पुत्र का भी इस तरह से बयान सामने आना, उससे पहले कई निर्दलीय विधायकों का भी सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव रखना कि गठबंधन, क्या आपको लगता है कि ऐसी वजह हो सकती है कि अब पार्टी के ही लोग ये चाह रहे हैं कि गठबंधन से दूरी बना लेनी चाहिए और इस पर हमलावर हो रहे हैं? देखिए, अपनी राय हो सकती है, लेकिन अधिकार किसी को नहीं है। अपनी राय कई बार लोग व्यक्त कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ अधिकार किसी को नहीं है। अधिकार जो है वो हाईकमान को ही है। जो भी निर्णय हाईकमान करेगा तो निश्चित तौर से हम सब उसको स्वीकार करेंगे। सर, ये तो चलिए सरकार और गठबंधन की बात हुई, लेकिन अगर पार्टी की बात करें तो चौधरी बीरेन्द्र सिंह जो है 2 अक्टूबर को एक रैली करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस रैली में कोई बड़ा ऐलान वो करने वाले हैं और बतौर भारतीय जनता पार्टी में होते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो इस रैली में किसी भी पार्टी का झंडा ना लेकर पहुंचे। तो इस तरह के बयान को आप मतलब कैसे देखते हैं? और लगातार वो ये भी कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता उन्हें इस तरह की सलाह दे रहे हैं कि वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लें। देखिए, बीजेपी में वो बहुत लेट आए, पहले वो कांग्रेस में रहे और अपने स्टाइल की उन्होंने राजनीति की, कांग्रेस में रहते भी वो उसी प्रकार की राजनीति करते भी हैं। तो हमारे पास तो अभी है, जिस व्यक्ति की जैसी आदत बन जाती है ना वैसे ही वो करता है। अब बीजेपी में तो इस प्रकार का सिस्टम है नहीं, ना कोई इस प्रकार की परंपरा है, इस प्रकार से कोई व्यक्ति करता नहीं कभी भी। है कि हमें हमारे यहाँ कभी किसी ने इस प्रकार की नहीं है, तो हमें थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि बीजेपी में तो कभी कोई इस प्रकार की करता नहीं। तो पार्टी के साथ है तो पार्टी की बात करता है, लेकिन उनका है अपना स्टाइल ही है इस प्रकार का।
अब वो पहले कांग्रेस में इसी प्रकार से करते रहे, तो अब भी वो किसी भी पार्टी को नहीं साथ लेके चल रहे, और वो वैसे ही किसानों के साथ या मजदूर उसके साथ बात करने की बात करे। ठीक है। तो सुन रहे थे आप अभी कंवरपाल गुर्जर को, और साफ तौर पर उन्होंने भी कहा कि देखिए ये जो गठबंधन का फैसला है ये तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो करते हैं, इसलिए गठबंधन को लेकर के इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ ठीक है, पार्टी के तौर पर अगर आप देखें तो अभी गठबंधन के साथ सरकार चल रही है। अब बीरेंद्र सिंह क्या करते हैं ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां हैं जाहिर है कि इसको लेकर के अब हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बार फिर से यह सवाल उठने लगा है कि बीरेंद्र सिंह क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं। क्या वो एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे, क्या अलग राह को चुनेंगे, या वो क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे। बहुत तरह की चर्चा, बहुत तरह की अटकलें इस समय आप देख रहे हैं लगाई जा रही हैं। हालांकि अब वो जिस तरह की मेरी आवाज़ सुनो एक जो रैली कर रहे हैं, अब इस रैली में उनके ऐलान के ऊपर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि कोई भी किसी भी पार्टी का झंडा लेकर के ना आए। तो अब सवाल यह है कि बीरेंद्र सिंह आखिर करने क्या वाले हैं और किस तरह की बातों को वो जो कह रहे हैं उसके मायने हरियाणा की राजनीति में क्या हैं। आज थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि हालांकि इस तरह के बयान वो देते रहते हैं, लेकिन आज उनके बयान के मायने क्या हैं इसको समझते हैं। फिलहाल अभी मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी स्वागत है आपका चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बालमुकुंद शर्मा जी आपका भी स्वागत है। रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजवंत डहीनवाल जी आपका स्वागत। और प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमको थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो विवेक जी आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं, चूंकि बड़ा बयान एक साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि दिया गया भाई भूपेंद्र सिंह की तरफ से, और वो ये कहते हुए नजर आए कि अब जननायक जनता पार्टी से पीछा छुड़ा लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि गठबंधन में बीजेपी को नुकसान है। ये जो बातें कह रहे हैं वो लोग लगातार और कंटिन्यूअस हम लोग देख रहे हैं कि उस तरफ से ये बयानबाजियां चल रही हैं, मायने इसके क्या हैं विवेक जी? विवेक जी अनम्यूट कर लें, शायद म्यूट हैं आप। आयुष जी, आपने अभी शिक्षा मंत्री जी का भी बयान सुनाने का काम किया, और मायने आप भी भली भांति जानते हैं कि जो आदमी कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे, जो बीजेपी में रह के बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, किसी अन्य पार्टी की स्टेज पे जाके उन्हें और कुछ याद आता है तो उससे मायने साफ देख सकते हैं। मायने तो बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा स्पष्ट बता पाएंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, ना कि हमारी पार्टी के। और रही बात उनकी कहने की, मैं सुन ही रहा था कि रैली रखी है, रैली का नाम मेरी आवाज सुनो, मतलब आज तक उनकी आवाज किसी ने सुनी नहीं। वो अपनी भाषण में भी कह रहे थे, जो आपने बाइट चलाई उसमें भी कह रहे थे कि वहां आओगे तो ऐसी बात कर दूंगा, लठ गाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। मतलब आज तक लठ ही नहीं गाड़ पाए, आज तक उन्होंने कुछ किया ही, जॉब करने की बात कर। जो आदमी मंत्री तक रह लियो, जो विधायक कई बार रहे, जो सांसद हो मौजूदा, वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं आज अपनी काम ना कर पाने की दिक्कत को वो किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आपको किसने रोका आप काम करने से? आप एक एमपी हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, आप क्यों नहीं काम करते? किसने रोका है? किसने आपको मना किया है क्या काम करने से? आप जब उनके पिताजी जब मंत्री रहे, उन्होंने क्या किया उचाना के लिए या जींद के लिए? आज वो बातें तो कर रहे हैं बड़ी बड़ी। कांग्रेस की सरकार रही 10 साल में, उन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए, चाहे कांग्रेस में रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर लगाए, चाहे आज बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। या ठीक है, लेकिन विवेक जी एक चीज मैं आपसे समझ लेता हूं, बाकी तो क्या बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ होंगे, मैं उनसे पूछूंगा कि भाई वो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, उसके मायने क्या है। लेकिन विकास की अगर बात वो करेंगे, या वो ये कहेंगे कि जींद विकास में पीछे रह गया, या स्पेसिफिकली वो उचाना का जिक्र करने लग जाएंगे, आपको ये बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी सत्ता में आप हैं, कि अगर वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो इसके लिए तो आपको वो जिम्मेदार ठहराएंगे कि भाई आप लोग उसकी अनदेखी कर रहे हैं, और इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो जनता के बीच जा रहे हैं कि भाई मेरी आवाज सुनो। वो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा, उनके इलाके में नहीं हो रहा। नहीं, वो सत्ता से बाहर है क्या? अगर उन्हें विकास नहीं दिखाई दे रहा तो हम
उसका इलाज नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर पे जाना चाहिए, आईसाइट चेक करानी चाहिए। कहीं ना कहीं विकास कार्यों की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने रखने का काम किया। केवल मात्र उचाना की अगर बात करें, उचाना के अगर आप बात करते हैं जींद की, जींद में जो बातें कही वो पूरे करने का काम किया। विकास कार्य चल रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आज वो एक बात जरूर कहते कि जो काम किए पहले तो विकास ही नहीं हुआ, और जो हुआ वो मेरी पत्नी ने कराया। उनकी पत्नी ने कैसे कराया? वो तो पूर्व विधायक है। जब उनकी चली नहीं तो उन्होंने विकास कैसे कराया? अच्छा विवेक जी, ये लिस्ट बार बार हम लोग देखते हैं, इसकी चर्चा बहुत होती है कि वो हर बार उधर से होता है कि आप बताइए, क्योंकि आप कहते हैं कि आपने इतना विकास करवाया, इतने हजारों करोड़ की योजनाएं आपने दी, वो कहते हैं आप कोई 4-5 काम बता दीजिए जो उचाना के लिए हो। ये लिस्ट वाला विवाद क्यों है कि आप बताइए कितने काम किए? आपको स्पेसिफिकली बड़े काम बताइए आपने उचाना के लिए क्या किया। मैं एक ही बात जानता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है उनकी कि उनकी धर्मपत्नी वहां से चुनाव हार गई और माननीय दुष्यंत चौटाला जी बहुत बड़े मार्जिन से 50,000 वोटों से वहां से जीते और उचाना के लोगों ने उन्हें प्रेम प्यार दिया और उसी के बदौलत आज वो हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी है। ये बौखलाहट है, ये फ्रस्ट्रेशन है जो बारी बारी वो निकालने का काम करते हैं और खबरों में बने लाने के लिए उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। आप उनसे एक ही बात पूछ लीजिए, अगर वो कह रहे हैं उनकी चली नहीं या उनकी आज तक चली नहीं पाई, तो उनकी धर्मपत्नी ने विकास कार्य कैसे करवाए? इस बात का जवाब दे दे। वो एक साइड तो कहते हैं विकास हुआ नहीं, एक साइड कहते हैं मेरी धर्मपत्नी ने कराया जो भी हुआ। आज के दिन उप मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही, चाहे वहां पे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे और सामुदायिक केंद्र की बात हो, चाहे चौपाल की बात हो, सारे काम उन्होंने करवाने का काम किया और आज भी काम चल रही है। जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज की बात कही थी, मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। किस चीज की आप वो करेंगे? आज सिर्फ और सिर्फ एक उनको खबरों में रहने के लिए मुद्दा चाहिए। वो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें पता ही नहीं कि कह क्या रहा हूं और हो क्या रहा है। आप या तो कहिए काम हुआ ही नहीं, या ये ना कहिए कि मेरी पत्नी ने कराया। आप दोनों साइड ही, चित भी मेरी पट भी मेरे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन उनका नहीं बोल रहा, उनके बेटे को भी मैं सुन रहा था। वो कह रहे हैं कभी तो वो अपने पिताजी के खिलाफ बोलते सुनते हैं, कभी वो कुछ कह रहे हैं। आज वो बीजेपी को कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ दो। उनके कहने से गठबंधन हुआ था क्या, या उनसे पूछ के गठबंधन हुआ था? आज के दिन गठबंधन जो हुआ था प्रदेश का, वो दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय लीडरशिप ने किया था। तो आज वो कैसे कह देंगे? ऐसे तो कल को कोई और खड़ा होकर कह देगा गठबंधन तोड़ दो। उनका काम नहीं है, उनका काम ये है, उन्होंने किया क्या उचाना की जनता के लिए? उन्होंने हिसार लोकसभा के लिए किया क्या? वही हिसार लोकसभा जिसको पूरे देश में माननीय दुष्यंत चौटाला जी जब एमपी थे तो पूरे देश में हिसार लोकसभा का चर्चा होता था, पूरे देश में। चलिए ठीक है, मुझे लगता है ये तो फिर फैसला अब जनता ही करेगी। जब आप लोग जाओगे चुनाव में तो मुझे लगता है जनता ये तय कर देगी कि आपने विकास बढ़िया किया या वीरेंद्र जी जो बात कह रहे हैं वो ज्यादा बेहतर था। बाल मुकुंद जी, ये जो बयानबाजियां चल रही हैं या जो रैली की बात हो रही है, क्या इसके पीछे नजर आ रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो तो जिस पार्टी में रहते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं, आपके साथ थे तो आपके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहते थे, अब इधर बीजेपी के खिलाफ या गठबंधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बाल मुकुंद जी, देखिए ये तो कई दफा मानसिक संतुलन पे भी होता है, जिस पार्टी में भी व्यक्ति होता है। मैं तो ये मानता हूँ, हमारी पार्टी के हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का ये मानना है पार्टी अपनी मां समान होती है। ये बात आपकी सच है कि वो ऐसे बोलते हैं तो उसका खामियाजा भी भुगता है उन्होंने और आगे भी भुगतेंगे। सबसे बड़ी बात ये, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, जब एक आदमी रिटायरमेंट की दहलीज पर रिटायर कर भी दिया, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, हालांकि वो दूसरी पार्टी है, मैं उसकी नीति के बारे में ये नहीं कह रहा कि पुख्ता क्या है वहां पर, लेकिन ये है कि उनका कहना है कि 75 के बाद मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा। अब इनको रिटायर भी कर दिया क्योंकि रिजाइन दे लिया था, लोग राज्यसभा सिंह थे, और मार्गदर्शक मंडल में भी हरियाणा का कोई मार्गदर्शक मंडल है या नहीं है, या केवल अडवाणी जी और जोशी जी के लिए मार्गदर्शक मंडल है, ये भी मुझे नहीं अच्छी तरह से पता। कि ये रिटायर हो चुके हैं पार्टी के राजनीतिक तौर पर। ये केवल और केवल कार्यकर्ताओं का शोषण करने की बात है।
भाजपा का निशान ना लगाओ, क्योंकि भाजपा की गति बहुत बुरी है देश में। कांग्रेस का, मैं प्रवक्ता के तौर पर ये कह रहा हूँ, निजी तौर पर नहीं, प्रवक्ता के तौर पर है, कांग्रेस के दरवाजे आने वाली पीढ़ियों तक बंद है वीरेंद्र सिंह के। वीरेंद्र सिंह हो या विजेंद्र सिंह हो, क्योंकि कांग्रेस से इन्होंने गद्दारी की है। कोई दल बदल तो कर सकता है, कई बार परिस्थितियां हो जाती हैं। आपको मैं एक नहीं बात बाल बताना मुकुंद जी, चाहूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप तो दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि अगर वो आने की कोशिश भी करें या अगर वो कोई बातचीत भी करें तब भी कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं। मैं एक और आपको सूचना बताता हूं, इसके लिए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह से आपके किसी उसको भेजोगे, सवाल पूछ लेना। कई बार टाइम लेने की कोशिश की गई है, टाइम नहीं मिला और टाइम मिलेगा भी नहीं। समय लेने की कोशिश की गई है किसी माध्यम से, समय मिला नहीं और समय मिलेगा भी नहीं। और मैं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात नहीं कर रहा, अगली पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक तौर पर देखिए, दो चीजें होती है, राजनीति अपनी जगह है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के राजीव जी के साथ पारिवारिक रिश्ते थे, ये जग जाहिर है, ये मैं मानता हूँ। और इन्होंने राजीव गांधी जी के नाम पे उचाना में कॉलेज भी खोल लिया एक। आज भी वो चल रहा है कॉलेज, और अच्छे से चल रहा है वहां। पारिवारिक रिश्ता, राजीव जी इस दुनिया में नहीं रहे, उस समय वो मुख्यमंत्री की दौड़ में भी थे। राजीव जी ने घोषणा भी करी थी कि वे इनको हम आगे लेके आएंगे। वो इस दुनिया में नहीं रहे, इनको मौका नहीं मिला। सोनिया जी ने राजीव जी की यादों को इन्होंने वहां जाकर के बुनाया, बताया। सोनिया जी तो इनको जानती नहीं थी, इन्होंने वहां जाके बताया कि राजीव जी के साथ मैंने बचपन में काम किया, यूथ में काम किया, ये किया वो किया। सोनिया जी ने क्या किया, ये ना महासचिव थे ना कोई कुछ इनका स्टेटस था, केवल एक दो बार स्टेट में मिनिस्टर थे। इनको उठा करके राष्ट्रीय प्रभारी लगा दिया कई स्टेटों का, जो टिकट बांटते हैं। मतलब फिर उनको महासचिव बना दिया, CW, मतलब इतना बड़ा होता दे दिया। एक आम जिला सत्र का कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में जिले की हैसियत थी उनकी। वो राष्ट्रीय, वो एक बार प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जब भी राजीव जी ने बनाया था उनको। एक जिले की हैसियत के व्यक्ति को राष्ट्रीय हैसियत पर लेकर खड़ा कर दिया, और फिर उनको रातों रात सोनिया जी को छोड़ के भाग गए। तो बाल मुकुंद जी, आप ये मानते हैं, क्योंकि अगर वो ये कहें कि उचाना या जींद हाशिए पर रहा हमेशा, तो सर्वाधिक समय तो वो कांग्रेस की टिकट पर जीतते रहे वहां से, तो ये हाशिए पर कैसे चला गया? क्या वो इफिशिएंट नहीं है, काम नहीं करवा पाए अपने क्षेत्र के लिए, या राजनीतिक महत्वाकांक्षा आड़े आ जाती है हर बार? देखो, दो तरह की बातें हैं राजनीति में, ज्यादा मैं नहीं कहता, दो तरह के लोग हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, ये इनकी विचारधारा है डेवलपमेंट कराना, काम कराना। सच बात है ये, मैं कोई किसी का पक्षपात की बात नहीं कर रहा। कुमारी शैलजा जी जितने बार भी केंद्रीय मंत्री रही है, वो नरसिम्हा राव जी के साथ भी रही है, मनमोहन सिंह जी 15 साल केंद्रीय मंत्री रही है। 15 साल में जितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं, जितने IIT IIM हरियाणा में जितना डेवलपमेंट हुआ है, HSIDC के माध्यम से, जो रोड नेटवर्क, वो सारा का सारा कुमारी शैलजा जी के सपने हैं और कुमारी शैलजा जी की दूरदर्शिता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी पूरे हरियाणा में बड़े सतर पैमाने पर डेवलपमेंट किया। ये कुछ नेता, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह भी, अगर मैं बाकियों का नाम लूंगा तो राजनीति में दूर तलक बात जाएगी और इसका बहुत विवाद खड़ा हो जाएगा। ये जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह नंबर 1 पे मानो, इनका काम है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा रखे अपने क्षेत्र को, ताकि लोग भी पढ़े लिखे ना, विकास हो ना, और लोग इनके पीछे घूमते रहे। ये जैसे मुजारे रखते हैं ना अपने साथ, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की कभी सोच नहीं थी। और भी 2-3 नेता हैं हमारे क्षेत्र में। नहीं ठीक है बाल मुकुंद जी, ये बड़ा बात आपने खुद कह दी, और आपने कहा कि वो खुद ही चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास ना हो। ठीक है, अब मेरे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी जुड़ गए, मैं उनका रुख कर लेता हूं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका चर्चा में। ये जो बयानबाजियां चल रही हैं, जो हम लोग देख रहे हैं इस समय, इसके मायने क्या है? क्योंकि 2 अक्टूबर को रैली करने वाले हैं, ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि इससे अगला जो रास्ता है वो हम तय करेंगे। वीरेंद्र सिंह पहले भी कई बार इस बात को कह चुके, फिर कह रहे हैं, गठबंधन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। ये जो बयानबाजियां, इसके क्या मायने हैं वीरेंद्र जी? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो सियासत है, उस पर मुझे लगता है, मेरे जुड़ने में जो देरी हुई उसके लिए क्षमा याचना करते हुए मैं कह रहा हूं कि आपने उस पर चर्चा कर ली होगी। बाल मुकुंद जी उनकी पुरानी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कितनी निरपेक्षता से बात कही है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जितना उनको जाना समझा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में उन्होंने सियासत शुरू की, 70 के दशक में विधायक हो गए, कई बार विधायक चुने गए, मंत्री बने, और कांग्रेस पार्टी के शिखर तक प्रदेश में वो गए। वो वीरेंद्र सिंह जिनके बारे में बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि वो जिला स्तर की ही हैसियत थी, उनकी उससे ज्यादा नहीं थी। वहां रहते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में ये कहते हैं कि एक बार वो मुख्यमंत्री बनने की
एकदम करीब थे, नजदीक लग गई थी उनकी नैया। और जब किसी की नैया बहुत नजदीक लगती है तो महत्वाकांक्षा और प्रबल होती है, लेकिन दुर्योग से वो नहीं हुआ उनके साथ। कालांतर में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कांग्रेस की कमान आ गई, ये पूरी तरह से उस पर काबिज हो गए, हावी हो गए, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को कांग्रेस में ऐसा माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो तिकड़मबाजी कह लीजिए, उनका जोड़ तोड़ कह लीजिए, उनका जो वर्चस्व का संघर्ष था, उसमें उपेक्षा झेलनी पड़ी। और एक उपेक्षा इस हद तक झेलनी पड़ी कि उनको कहते हैं कि एक बार केंद्र में मंत्री बनने का निमंत्रण आ गया, और निमंत्रण आने के बाद कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के क्षत्रपों में से, या यूं कहिए कि प्रमुख क्षत्रप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका वो न्योता कैंसिल करा दिया। और जो कांग्रेस पार्टी में उनको घुटन महसूस हुई, उपेक्षा महसूस हुई, उसके कारण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का हवाला देते हुए वे भारतीय जनता पार्टी में आए। पुराने नेता, अपने क्षेत्र में उनका राजनीतिक अस्तित्व भी है, उसको न ये बालमुकुंद जी नकार सकते, न मुझे नकारना है। तो जब चौधरी बीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए, और कांग्रेस के सताए हुए बीरेंद्र सिंह, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार, उनके कुनबे में उनका स्वागत किया, और उनका जो राजनीतिक अनुभव था उसका लाभ हरियाणा की जनता को मिले, इस दिशा में हमने कदम बढ़ाए। उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया, और उनकी पत्नी भी वो विधायक बनी, उनके बेटे सांसद भी बने। तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कांग्रेस द्वारा उपेक्षित किए गए चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनको खूब सम्मान, स्थान जो उनका ड्यू बनता था वो मिला। उससे ज्यादा की उम्मीद और अपेक्षा वो कर सकते हैं, सबको आकांक्षाएं पालने का, सपने देखने का भी अधिकार है, उस पर भी किसी को आपत्ति नहीं है। परंतु बीच बीच में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक बात लगातार जो अंदाज उनकी राजनीति का रहा कि वो पार्टी में आ गए, पार्टी लाइन में रहकर भी उन्होंने काम भी किया, बातचीत भी की, संगठन के विस्तार में मदद भी की, परंतु पार्टी लाइन से यदा कदा पृथक होकर भी उन्होंने व्यक्तिगत राय समय समय पर अपनी जाहिर की। उदाहरण के तौर पे किसान आंदोलन के समय उन्होंने जो पार्टी की तय लाइन थी उससे दाएं बाएं जाकर भी किसानों की बात की, और उसको भी लोगों ने हर तरह से देखा कि उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बोल रही है। उनका जस्टिफिकेशन ये था कि नहीं, मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट मैं किसान हूं। तो वीरेंद्र जी, क्या ये उचाना को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर आप देख रहे हैं? इसको क्या हम लोग माने? क्योंकि वो अगर वो पार्टी लाइन से अलग बार बार कोई बात कह रहे हैं और गठबंधन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, फिर ये भी कह देते हैं कि हमारे इलाके में विकास नहीं हो रहा, आप लोग उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या? हाँ, मैं उसको वहीं आता हूं मैं। तो ये है उनकी सियासत का अतीत। वर्तमान में जो हो रहा है उसका जेनेसिस मुझे ये लगता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनका परिवार जिस क्षेत्र में सियासत करता है, उस क्षेत्र में दुष्यंत चौटाला वो चुनाव जीतकर आ गए, और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ हमारा गठजोड़ हुआ। चुनाव के बाद चुनाव हम एक दूसरे के खिलाफ लट्ठम लट्ठा होते हुए, कुश्ती करते हुए जीते थे, लेकिन हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियों ने हमें और जजपा को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया। हम गठबंधन की में सरकार में आ गए, तो सीधे तौर पर चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके पुत्र कह लीजिए, उनकी श्रीमती जी, उनका टकराव वहां पर जेजेपी, क्योंकि जेजेपी के जो वहां से विधायक है, नेता है, वो मुख्यमंत्री हो गए, तो वो स्थानीय मसलों पर उनका टकराव उनके साथ उसी समय से चल रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, ना उन्होंने छिपाया और ना ही जेजेपी वालों ने कोई उसमें कहीं कोई उनको राहत रियायत दी हो। ये भी सब कुछ कहते रहे, वो भी सब कुछ कहते रहे। इसी क्रम में चलते चलते अब उन्होंने एक नई बात ये कहनी शुरू की कि मेरे ऊपर तो मेरे कार्यकर्ताओं और साथियों का ये दबाव भी है कि भाजपा छोड़ दो या कोई नया रास्ता अख्तियार कर लो। भाई, वो बड़े नेता हैं, उनका वर्चस्व है, मैंने उसको नकारा नहीं। वे अपनी राय, अपना रास्ता अलग करने से अगर करना चाहेंगे तो उनको कोई रोक थोड़ा ही सकता है, परंतु साधारणतया जिस अंदाज में वो चल पड़े हैं, झंडा छोड़कर रैली में आइए, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली। ठीक है वीरेंद्र जी, आपने इशारों में बड़ी बात कह दी है। अब हम लोग देखते हैं, इंतजार करते हैं रैली में ऐलान क्या करते हैं। डहीनवाल जी, ये जो बयानबाजियां चल रही हैं, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि नजर आ रही?
देखिए, एक चीज आती है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कोई नए राजनीतिक तो है नहीं। वो एक बड़े ही अनुभवी और इस देश और प्रदेश की राजनीति में उनका गहरा अनुभव रहा है। और उसका कई बार एक चीज आती है, जिस प्रकार चौहान साहब कह रहे थे कि वो पार्टी लाइन से हटके और बयानबाजी करते हैं, उनका एक अलग से एक मोटिव है। और वो मोटिव ये है कि वो चौधरी छोटू राम जी के नाती हैं। और उनके हिसाब से जब भी कोई ऐसी बातें आती है, जैसे किसान आंदोलन की बात करें या किसी अन्य दल की बात करें या कोई भी जो महापुरुष है, जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल के अभी जयंती का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि कोई भी इस प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं, उनका जन्मदिन का कार्यक्रम होता है या उनके पुण्यतिथि का कार्यक्रम होता है, तो उसको पार्टी के झंडे से क्यों बांध दिया जाता है? वो व्यक्ति किसी एक पार्टी के नहीं है, उनका एक अलग से जनाधार होता है, उनका एक अलग से फॉलोअर्स होते हैं। तो वहां पर अगर कोई भी जाकर उनको श्रद्धांजलि भी देता है, कोई भी उनके साथ जाकर उनकी विचारधारा से जुड़ सकता है, उसको खाली पार्टी से नहीं जोड़ा जाए। तो ये कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उनके एक ऐसे विचार हैं, वो ये चाहते हैं कि चौधरी छोटू नहीं, राम लेकिन हो, इसमें वीरेंद्र सिंह इसमें हो, बड़ा इसमें बड़ा जो है जो क्रेडिट है वो किसको जाना चाहिए भाई? आप अगर हर पार्टी से और कमोबेश जो सत्ता में रही पार्टी अगर आप उनके साथ रहे और फिर आप आकर के ये कहें कि हमारे हल्के का विकास नहीं हुआ, तो इसमें किसकी खामी है? क्योंकि वो तो सत्ताधारी पार्टी के साथ रहे ना, कांग्रेस के साथ रहे, सर्वाधिक समय तक वहां तक जीतते रहे, सरकार भी रही, केंद्र में भी रही, प्रदेश के अंदर भी रही। आप कह रहे हैं कि आपके इलाके का विकास नहीं हुआ, आज आप जिस पार्टी में है उसकी भी केंद्र और प्रदेश में सरकार है, फिर भी आप कह रहे हैं आपके इलाके का विकास नहीं हुआ, तो खामी किसके अंदर है? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ी तो सीधा सीधा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लगाया था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस इलाके का विकास नहीं होने दिया, यानी उन्होंने आरोप लगाया था। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो भारतीय जनता पार्टी में भी क्या उनका क्या रहा, उन्होंने भी यही कहा कि अब एक कार्यक्रम आयोजित किया है तो उन्होंने मेरी आवाज सुनो, यानी भारतीय जनता पार्टी में भी वो जिस उम्मीद से गए थे वहां पर उनकी भी नहीं सुनी गई। क्यों? क्योंकि उनका जो अनुभव है वो अनुभव से कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला यानी जेजेपी से जितना जल्दी हो सके इससे पीछा छुड़ा ले। उनका बेटा भी यही कह रहा है और वो कह रहे हैं कि उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक रहेगा। वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आज इतनी घमंड में चूर है कि वो अपने किसी भी नेता की कोई भी बात नहीं सुन रही और इसी से उन्होंने प्रेरित होकर एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जिसका नाम रखा है मेरी आवाज सुनो और बगैर झंडे के उन्होंने ये कार्यक्रम किया है। उन्होंने खुद कहा है तो ठीक है डहीनवाल जी, लेकिन अब बीजेपी के पास ऐसा मैं तो एक नहीं है बार कि इस पे वीरेंद्र उत्तर सिंह दे दूं? केवल एकमात्र नेता हैं भाई, प्रदेश के अंदर इतने नेता हैं, मैं सबकी बात दे सुनी दूं जाएगी ना। मैं उत्तर दे दूं कल जरा को एक दो बार? नेता आकर के ये कहें कि आप मैं फलां देता पार्टी हूँ के साथ उत्तर। गठबंधन तोड़ मैं दीजिए, तो देता ऐसे तो हूँ नहीं उत्तर। चलेगा भाई। जी एक बार मैं मुझे कह रहा हूं कि कल को दो आधा नेता और आके कहें कि आप फलां पार्टी के साथ गठबंधन जोड़ लीजिए या तोड़ दीजिए, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। वो तो सर्वसम्मति से निर्णय होगा, वो अपनी व्यक्तिगत कोई भी राय रख सकते हैं कि आप तोड़ दीजिए गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने खुद कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी में मैं ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आऊंगा, एक बार मैं आऊंगा कहने वीरेंद्र जी, मैं आऊंगा। पार्टी में है, ठीक है, पार्टी एक सेकंड, का हिस्सा विवेक जी के होता पास है, पहले, अभी तो हाँ क्या पार्टी के कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने विवेक पार्टी को सचेत करें? विवेक जी कह रहे हैं इतना सीनियर नेता है, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई नुकसान हो रहा है तो कोई अपने अनुभव के आधार पे कह रहे होंगे। विवेक जी अनुभव के आधार पे हो रहा है। ठीक है डहीनवाल जी, एक सेकंड में जवाब देता हूं पहले। विवेक जी फायदा नहीं उठाना चाहते। ठीक है, इतने सीनियर हो गए, ठीक है, एक सेकंड इतने विवेक जी। एक बात और कह के मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। और उनकी बात पर मोहर किसने लगाई है? उनकी बात पर मोहर अगर विप्लव देव जी जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो भी ये कहते हैं कि हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं रखना चाहते। वो गठबंधन की बात पर अगर आ रहे हैं तो विप्लव देव जी भी यही बात कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं रखना चाहते। यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ जी कहते हैं कि हम भी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसी के साथ किसी प्रकार की कोई भी गठबंधन की बात ऐसी नहीं, क्योंकि भविष्य के गर्व की बातें बता रहे हैं। और आज ये शरीफ मंत्री कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हैं? नहीं, वो भी यही चीज कह रहे हैं। ठीक है डहीनवाल जी, अब मुझे लगता है ये तो उनकी पार्टी पर छोड़ दीजिए ना, वो तो फैसला बैठ करके शीर्ष नेतृत्व कर लेगा ना किसी भी पार्टी का कि उनको गठबंधन में रहना है नहीं रहना है, क्या करना है। अभी विवेक जी, बालमुकुंद जी में आ रहा हूं, एक सेकंड विवेक जी, अभी विवेक जी। भाई बालमुकुंद जी, आप ये क्या समझ रहे हैं? अरे आप अपनी बारी में बोल लिए, चुप कर जो। हाँ विवेक जी, विवेक जी धमकाओ मत मेरे भाई। धमका नहीं रहा, धमकाते आपके नेता, आप सुनने का काम। चलिए ठीक है, मुद्दे पर आए, मुद्दे पर आज कहीं ना कहीं ये अपने डहीनवाल जी सुन लीजिए। जोश में इतना भूल गए, जो इनेलो के प्रवक्ता हैं ये इतना भूल गए कि वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बड़े, वो आदरणीय अमित शाह जी से बड़े नहीं है, वो आदरणीय जेपी नड्डा जी से बड़े नहीं है। बीजेपी में अगर वो बात करते हैं
बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, विकास आप नहीं करा पा रहे, आप कसूर दूसरों का निकाल रहे। आप ये बता रहे हैं कि गठबंधन तोड़ दो, कल को तो आप कह देंगे कि चौहान साहब सही प्रवक्ता नहीं है, इन्हें भी पार्टी से निकाल दो। कल को आप कह देंगे फलाना आदमी सही नहीं है, उसे भी पार्टी से निकाल दो। सभी को आप निकलवा देंगे। ऐसे तो आपकी बाबू बेटा रह जाओ और सारे बाहर जाओ। अभी मेरे भाई ने जिक्र किया कि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा कि अभी 10 की 10 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, आदरणीय निशान सिंह जी ने भी यही कहा कि जननायक जनता पार्टी की भी 10 की 10 सीटों पे तैयारी है। गठबंधन हमारा है, हमारी दोनों पार्टियों का है, उसके बारे आपको क्यों सोच विचार करना पड़ रहा है? आपकी स्टेज पे वो आके बोल गए, आप कह रहे थे ये किसी को नहीं करना चाहिए कि कोई किसी के जन्मदिन पे प्रोग्राम में गया और वो अपनी मर्जी से गया और उसको पार्टी के झंडे से नहीं जोड़ना चाहिए। ये बात अपने नेता को कहो जाके, जो रैली से पहले कह रहे थे हमारी रैली में इंडिया आएगा, इंडिया का सारा संगठन आएगा। आया कौन? वही बात रहेगी बस। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ ज्ञान ना झाड़े। आपने अगर कुछ करना है अपने नेता को ये ज्ञान दें कि ताऊ देवीलाल की जयंती है, ताऊ देवीलाल का जन्मदिन है, तो उसको सिर्फ अपनी पार्टी तक सीमित। बालमुकुंद जी, आज के दिन बहुत सी बातें कही गई। हमें एक चीज का पता है, विकास कार्यों की बात की गई। आदरणीय दुष्यंत जी ने, आप ये बताइए क्या नहीं करवाया? जिन विकास कार्यों की ये बात कर रहे हैं, 31-32 गांव तो मेरी नॉलेज में जहां पे डिजिटल लाइब्रेरी बनवा दी, मैं बोलूं जी, हॉस्पिटल वहां बनवा दिया। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना विवेक जी, ये तो जनता बिल्कुल चुनाव में फैसला करेगी। अगर आपने बनवाया, आपने विकास करवाया, तो जिस मैंडेट के साथ आप जीते थे उसको आप कायम रख पाएंगे। ठीक है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी जनता। नहीं, आप तो रिकॉर्ड मत से जीते ही थे ना वहां पर, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो तो लड़ाई बिचाना की है और आप लोग भी कह रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग भी ये जनता इसको कैसे तय कर रही। बालमुकुंद जी, मैं बड़े विनम्रता से आपको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंध रखता हूँ। मैं भी कांग्रेस की टिकट का चाहवान हूँ और मेरे जैसे 5-6 साथी और टिकट वहां चाहवान। वीरेंद्र गोगड़िया हैं, दिलबाग सिंडील हैं, और जो मनोज नचार हैं, 3-4 और लोग हैं, कटवाल साहब हैं, पिछले बार चुनाव लड़े थे, और मैं भी वहां टिकट। मैं ये आकलन के साथ जितना हमने क्षेत्र में काम किया है, आज इतनी दुर्दशा है चौधरी वीरेंद्र सिंह की, फिर दोबारा 50,000 से हारेंगे। फर्क इतना रह जाएगा कि इस बार वो कांग्रेस से हारेंगे और वहां मुकाबला कांग्रेस का और आईएनएलडी का होगा। फर्क ये है बस। वीरेंद्र सिंह को अभी भी 50,000 से हारना है, लेकिन वो इस बार कांग्रेस से हारेंगे। और अगर कैंडिडेट मुझे पार्टी वहां मौका देती है तो शायद ये जो संख्या जो मैं बता रहा हूँ 50,000, इससे भी ज्यादा होती है। वहां की जमीनी हकीकत तो ये है। अब ये मेरी आवाज सुनोगी जो बात कही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। ये जो मेरी आवाज सुनो ना, बीजेपी ने आवाज सुनी, उनकी पत्नी को टिकट दे दी, उनकी बेटे को टिकट दे दी। अब वो पता नहीं तो अपनी पुत्र वधू को दुआना चाहते हैं या उनके पुत्र इस उम्र के हो गए होंगे। मेरी आवाज सुनो का मतलब क्या? कि मेरी आवाज सुनो, मेरी पत्नी को टिकट दे दो, मेरी आवाज सुनो, मेरे बेटे को टिकट दे दो। अब मेरी आवाज सुनो भाई, मेरे किसी और को रिश्तेदार को दे दो, कोई होगा उनके परिवार में, मैं ज्यादा परिचित नहीं है मेरा परिवार से, क्या आवाज सुनानी बाकी रहेगी? आप नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो प्रदेश की जनता को अपनी आवाज सुना रहे हैं और वो जो फैसला करेगी हम उस हिसाब से सोचेंगे हमें घोषणा क्या करनी। जनाब वो तिवारी कांग्रेस में रहे, जनाब वो कांग्रेस में रहे, वो भाजपा में रहे, अभी आम आदमी पार्टी से उनकी बात चल रही है। एक तरफ वो अभी एक अपनी अलग से जो एक मोर्चा बना करके अभय सिंह जी से गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। वो मेरे हिसाब से 100 जैसे गांव हमारे जो ग्रामीण अंचल जो है ना, उसमें ये कहा था भाई 100 का जोड़ यू है कि उनका थोड़ी बहुत दिमाग में जो वो बात घर करगी कि भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, वो नहीं पहुंचा, वो दिमाग क्यों 1.5 बूंद में वो लोगों को अब मतलब लोगों को बरगला रहे हैं और कुछ बात नहीं है। ठीक है, आपने बड़ी बात कह दी कि भाई हारेंगे तो वो इस बार भी, लेकिन हाँ ये है कि वो कांग्रेस से हारने वाले हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, भाई सीनियर नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं आप लोग, इसलिए उनको अपनी बात सुनानी पड़ रही। मेरी आवाज सुनो, आप लोग ना बात ही नहीं सुनते हैं सीनियर नेताओं की। मैं जहां तक चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो कहा है अपनी रैली को लेकर, उसका जितना मुझे समझ में आया है, मेरी साधारण बुद्धि में जो बात पड़ी है, अब तक उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। हाँ, अगर वो ऐसा कहेंगे या उन्होंने कहा होता तो मैं बताता कि भारतीय जनता पार्टी में आवाज सबकी सुनी जाती है। भारतीय जनता पार्टी आवाज सुनती है
अपने कार्यकर्ता की भी सुनती है और गठबंधन समेत कोई भी जो निर्णय लिया जाता है शिखर पर, उसमें भी हमारे यहाँ पार्टी में एक आंतरिक व्यवस्था है जिसमें सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों उनकी राय लेकर फिर निर्णय शिखर नेतृत्व लेता है। तो ये आरोप ना भारतीय जनता पार्टी पर चौधरी वीरेंद्र सिंह भी नहीं लगा सकते, और जो हमारे संगठन को समझता है वो भी कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा तो वो आवाज किसको सुना रहे हैं फिर? हाँ, मैं ये उनसे पूछने की बात है, इसका उत्तर तो वही देंगे। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूं कि अब तक चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में छोड़ रहा हूं, छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक बीच की बात की है, और वो बात ये कही है कि भाई लोगों, जो उनके समर्थक हैं, उनके मित्र हैं, तुम आ जाओ जींद, या जहां भी उन्होंने वो जो रैली रखी है जिस गांव का नाम है, तुम बढ़िया संख्या में आओगे, भारी तादाद में आओगे तो मैं लठ गाड़ दूंगा, और नहीं तो भाई देखी जाओगी। अब लठ गाड़ दूंगा, कित गाड़ दूंगा ये भी नहीं उन्होंने कहा। उनका लठ भारतीय जनता पार्टी से बाहर कहीं जाके गड़ेगा ऐसा अब तक उन्होंने नहीं कहा। वे अपना निर्णय भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का ही करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहें, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में रहकर नरेंद्र मोदी जी के कारवां को मजबूत करने का काम जैसे पहले किया आगे भी करें। हम तो इस बात को लेकर आशावान हैं। मैंने एक पल के लिए भी मैं इनेलो के प्रवक्ता महोदय को बताना चाहता हूं, रजवन भाई को, कि हमने कभी इस बात पर आपत्ति नहीं की कि चौधरी वीरेंद्र सिंह समेत कोई भी देश का राजनीतिक दल वो चौधरी देवीलाल की जयंती की रैली में क्यों गया या जाए। पिछली बार भी गए थे, हमने कोई हल्ला थोड़ी किया, हमने कोई बुरा नहीं माना। हम ये मानते हैं कि अगर किसी महापुरुष की, और एक बड़े राजनेता चौधरी देवीलाल थे हरियाणा के और देश के, उनकी जयंती पर कोई रैली उनके सम्मान में, उनकी याद में है, तो उसमें कोई भी जा सकता है। सम्मान सहित हमारे भी किसी और दूसरे नेता को आप बुलाते तो हम आ जाते, लेकिन हमने न पहले आपत्ति की थी, अब की बार भी नहीं की। केवल मैंने ये कहा कि अब जो वो रैली करने जा रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि झंडा न लेकर आए पार्टी का, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की शैली नहीं है, और हम सब बहुत बारीकी से पार्टी का संगठन, अब हम लोग भी देख रहे हैं वीरेंद्र जी, और क्या वो कहते हैं 2 अक्टूबर की रैली में इसी निश्चित तौर पर ठीक है। मेरे पास समय और मुझे इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो 2 तारीख का इंतजार है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जो बात कह रहे हैं अब उसके मायने क्या है ये वही समझाएंगे, और इस रैली में क्या होता है, वो क्या बड़ा ऐलान करते हैं, इसके लिए 2 तारीख का ही इंतजार करना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।